शाहिद सदीक का बेटा है। उसके बाप ने पूरी जिंदगी अपने बेटे को सब कुछ प्रोवाइड किया, उसके बेटे ने अपने बाप को कत्ल करवा दिया 13 करोड़ की गाड़ी के पीछे। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, एक गाड़ी के पीछे कत्ल नहीं हुआ। उसमें दो मेन रीजन आएंगी। माँ बाप कंट्रोलिंग बनते हैं तो कैसे कैसे टैक्टिक्स अपनाते हैं। रेपिस्ट जो होते हैं, जो उनके साथ बचपन में हुआ होता है वो उसका बदला ले रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के साथ जो हुआ होता है वो पेरेंट्स भी वही बदला ले रहे होते हैं। तो वो दोस्तों के सामने बच्चे को अपने को जलील करते हैं। बेटी को तो मगरिब तक घर बुला लिया, बेटे को ईशा के बाद भी फोन करके पूछा जा रहा है कि यार बता ही देते यार, लेट हो रहे होते। जो बच्चे ऐसे माहौलों से निकल के आ रहे हैं वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कहलवाएंगे, वो इंट्रोवर्ट नहीं होते। मैं बच्ची ने अपने भाई को छोटे को टब में डुबो के मारा था और आप उसको खुद सिखा रहे हैं क्राइम के रास्ते पे जाना कैसे। डॉक्टर्स जो है ना उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा रहे और वो बच्चा आंखें खुली के साथ देख रहा है कि मेरा बाप आया है या नहीं आया। टॉक्सिक पेरेंट्स पार्ट 2 के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद है माइंड इंजीनियर अली, जिनसे हमने जाना कि जब माँ बाप बच्चों को लेकर ओवर पोजेसिव हो जाते हैं और जब उन्हें ब्लैकमेल करते हैं तो उन पर कैसे जहनी असरात पड़ते हैं। कैसे एक बच्चे ने राह फरार हासिल करने के लिए गेम एडिक्ट होकर अपनी माँ को कत्ल किया। माँ बाप ऐसा क्या करते हैं कि उनके बच्चे रेपिस्ट और डिफरेंट क्राइम्स में मुलविस होते हैं। माँ बाप जब बच्चों को अटेंशन नहीं देते तो अटेंशन हासिल करने के लिए बच्चे कैसे कैसे क्राइम्स में मुलविस होते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सर, बच्चे जब माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं कि चलो सारे फैसले ज़िंदगी के हम कर रहे हैं उनके, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हैं माँ बाप कंट्रोल शुरू कर देते हैं कि ओ माय गॉड बच्चा मेरे हाथ से निकल रहा है। मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट्स देना कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, अब तुम अपनी जान छुड़ा रहे हो मुझसे। जब माँ बाप कंट्रोलिंग बनते हैं तो कैसे कैसे टैक्टिक्स अपनाते हैं। कंट्रोलिंग पेरेंट्स की 3-4 मेन वजूहत है। नंबर 1 जो टॉप ऑफ द रेंज है ना, वो ये है कि उनको अपनी परवरिश पे खुद ट्रस्ट नहीं है। तो असल में वो अपनी खिफ़त को, अपनी कमी को छुपाने के लिए उनको पता होता है कि हमने कहाँ कमी की है। ठीक है, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे आज आके मुझसे ये बात कर सकते हैं कि जी हमें शादी करनी है, हमें कुछ करना है। वो जो है वो तो ये भी नहीं कह, वो उन घरों में जिन घरों की आप बात कर रही हो उनमें ऐसी बात करने को भी मायूब समझा जाता है। ठीक है, सो वो अपनी कमी को। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो रेपिस्ट जो होते हैं उनकी रिसर्च के अंदर ये बताया गया था ना कि वो जो उनके साथ बचपन में हुआ होता है वो उसका बदला ले रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के साथ जो हुआ होता है वो पेरेंट्स भी वही बदला ले रहे होते हैं और वो थर्ड जनरेशन में आगे वही चीज़ इनकलकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये कंट्रोलिंग पेरेंट्स की जो बड़ी वजूहत है ना उनमें से एक ये बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो कंट्रोलिंग पेरेंट्स का एक और बीमारी है, वो क्यों कंट्रोल करते हैं, जिसको एक्चुअली मैं बीमारी नहीं कहूँगा, कुछ तो आजकल के जो हालात हो गए हैं उसकी वजह से वो ये जानना चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा किन के साथ उठ बैठ रहा है। उस मामले में शायद मैं डिसएग्री, बिल्कुल शायद मैं यकीनन डिसएग्री नहीं करता। प्रोटेक्शन होती है, हाँ, प्रोटेक्शन है। उस मामले में बच्चों के साथ मेरा डिसएग्रीमेंट है। बच्चे क्या है, हमें याद है कि हम जब छोटे थे ना तो हमारे पेरेंट्स पूछते थे, हमारे सारे दोस्तों घर आते थे क्योंकि हमारे फेसबुक फ्रेंड्स नहीं थे ना। ठीक है, सोशल मीडिया नहीं था तो हमारे एक्चुअल फ्रेंड्स घर आना, हम उनके घरों में जाना, पेरेंट्स एक दूसरे को जानते थे। आज मैं अपने बेटे से कहूँ ना यार तुम्हारे दोस्त कौन है भाई, मिला ही दो, उसके पेरेंट्स से मिल लेते हैं। नहीं, क्या ज़रूरत है आपको, क्यों मिलाऊँ। ठीक है, तो मतलब वो मैं ये जो एक बच्चों में आजकल ट्रेंड आ गया ना कि हमारी पर्सनल लाइफ है, ये फ्रेंड्स आर पर्सनल। ठीक है, तो उससे हमें निकलना है। फ्रेंड्स आर नॉट पर्सनल, दे शुड बी अ फैमिली अफेयर। क्यों अ फैमिली अफेयर? सो दैट जो पेरेंट्स में प्रोटेक्शन और सेफ्टी का जो एलिमेंट है वो उसकी शिद्दत उन्हें कंट्रोल में ले जाती है। ठीक है, सो ये कंट्रोल एक्चुअली बच्चों की तरफ से पेरेंट्स से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। सो कंट्रोलिंग पेरेंट्स की डिफरेंट टाइप्स मैं आपको इसको बता रहा हूँ। ठीक है, कि इसमें उन पेरेंट्स ने तो ट्रस्ट किया बट दे वांटेड कि यार अगला बच्चा भी मुझे फिर हम पे, मतलब जब मेरे सारे दोस्तों को मेरे बच्चे का पता है तो यार बच्चे के दोस्तों का भी मुझे पता होने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बट वहाँ पर जब बच्चा करता है तो फिर पेरेंट्स और बच्चों की टग ऑफ वॉर शुरू होती है। ठीक है, कि इवेंचुअली फिर वो कहता है ठीक है फिर यार, फिर मेरी अथॉरिटी, अंडर माई अथॉरिटी, दिस इज़ माई होम, यू आर नॉट गोइंग टू लीव इट, यू आर नॉट गोइंग टू मीट एनी वन। नाउ ये वो तनाव। अच्छा, अब इस तनाव में मैं पेरेंट्स को कसूरवार बिल्कुल नहीं ठहराऊँगा। हाँ, ठहराऊँगा उनको कसूर इस बार पर कि उन्होंने इतनी फ्रैंकनेस नहीं रखी बच्चे के साथ कि वो पहले दिन से कि वो हर बात उनसे खुल के करता। तो वो उनके फिर बचपन की परवरिश की बात आ गई। अगर उसको हर बात खुल के बताई गई होती, करने की इजाज़त दी गई होती, इख्तियार दिया गया होता, तो शायद वो इससे ना झिझकता। बट अब उसको ये पता है कि यार मुझे मेरी, अच्छा उसको फिर एक और चीज़, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया मुझे यहाँ से।
ऐसे कंट्रोलिंग पेरेंट्स की एक और बीमारी होती है कि वो दोस्तों के सामने बच्चे को अपने को जलील करते हैं। देखो बेटा तुम तो कितना अच्छा पढ़ रहे हो, तुम्हारा कितना अच्छा रिजल्ट, मेरा जो बच्चा है ना इसका नालायक है, इसको कुछ समझाओ, इसके सर पे अपना हाथ फेरो, हाँ, इसे सुपरवाइज करो, तुम जैसे पढ़ते हो उसको भी सिखाओ इसको भी कैसे पढ़ना सिखाओ। होता है। ठीक होगी। अब ये वो जुमले हैं जो जिनकी वजह से वो बच्चा फिर आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलाना चाहता। ठीक है? शेम फील करता है ना, गिल्टी है, फील करता है। गिल्टी फील करता है क्योंकि आप उसको उसके दोस्तों के सामने उसकी एक टॉर है, एक रिस्पेक्ट है। जाहिर सी बात है। ठीक है, वो चाहे सच्ची है या झूठी है, बट उसने एक मान बनाया हुआ है अपना। यार आपने अगर तोड़ना ही है तो आप उसका मान अकेले में तोड़ दें, राइट। सो अब वो ये वाले जो कंट्रोल है ये ऑफ कोर्स नेगेटिव कंट्रोल है। हाँ, अगर प्रोटेक्शन बेस तक हम चल रहे हैं तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कहूँगा, वो जिस तरह आपने वर्ड किया प्रोटेक्शन सेफ्टी का वो जो है। बाउंड्रीज कह सकते हैं ना हम इसे। अच्छा, बाउंड्रीज थोड़ी सी एक चीज़ और लेवल है। हम बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। हमारे यहाँ पर ये समझा जाता है कि दो एक्सट्रीम्स है ना, एक तो वो है जो खबरदार होशियार, ठीक है, दूसरी वो है जा बेटा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जा बच्चे जो मर्जी कर, तू मादर पिदर आज़ाद है ना। मेरे रब ने ना हमें फ्री विल दे के भेजा है। इसका मतलब है हम मादर पिदर आज़ाद हैं, फ्री विल है ना, हम जो मर्जी करें। लेकिन उस फ्री विल के साथ मेरे रब ने बाउंड्री का एक सर्कल बना दिया है जिसे दायरा इस्लाम कहते हैं। ठीक है, कि यार ये चीज़ें हैं, तुम जाओ खाओ, वो कहना जो मर्जी खाओ अल्लाह की नेमतों में से, सुअर ना खाना, बाउंड्री आ गई। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा, जन्नत में जो मर्जी खाओ ये फल नहीं खाना, बाउंड्री आ गई। ठीक है, तुम जैसे मर्जी कपड़े पहनो, सतर ढांप लेना, बाउंड्री आ गई। करेक्ट। सो बाउंड्री की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है परवरिश के अंदर। हाउएवर बाउंड्री की इम्पोजिशन का तरीका गलत हो सकता है। ठीक है, आपको मैंने कहा है आपने मगरिब तक घर आना है, बेटी को तो मगरिब तक घर बुला लिया, बेटे को इशा के बाद भी फ़ोन करके पूछा जा रहा है कि यार बता ही देते यार, लेट हो रहे हो तो। ठीक है, ये बाउंड्रीज हैव टू बी कॉमन एंड सिमिलर फॉर बोथ। जस्टिस होना ही नहीं चाहिए दोनों के दरमियान, बिल्कुल नहीं, बाउंड्रीज हैं तो दोनों के लिए बराबर हो, दोनों के लिए बराबर हो। हाँ, अनलेस अनटिल मतलब लेट्स से आपने रात को कहीं पर काम भेजना है तो डेफिनेटली आप बच्ची के लिए चाहेंगे कि बेटा चला जाए, क्योंकि हालात आपको पता कैसे हैं आजकल, उसकी वजह से वो एक अलग चीज़ है। हाँ। कि यार आपने जाके बाज़ार से रोटियां ले आओ, तो वो आप बेटी को नहीं भेजेंगे। हाँ। ठीक है, वो उसकी रिस्पेक्ट है। हाँ। ठीक है, तो लेकिन अगर आप वही जो है वो आप एक इंटेंशनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो रहा है, बाउंड्री रीडिफाइनिंग नहीं हो रही। ठीक है, सो आपने पेरेंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अच्छा मैं बाउंड्री लेस पेरेंटिंग का कायल था पहले। अच्छा। ठीक है, हाँ। भाई हर चीज़ दे दो, हर चीज़ दे दो, बट देन आई रियलाइज कि दैट वाज रॉन्ग। वो भी एक्सट्रीम है बाउंड्री लेस होना। यू हैव टू हैव सर्टन बाउंड्रीज एग्रीड। बस मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ समीरा। आजकल हम बात करते हैं ना ये इनअप्रोप्रिएट वीडियोस, पिक्चर्स, मटेरियल्स जो बच्चे देख लेते हैं। मेरे बच्चे 18 साल, एक तो मैंने अपने बच्चों को उसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग दिलवाई अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये होता क्या है। उसके बाद अगर वो करते हैं तो उनकी मर्ज़ी, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उनके मोबाइल्स पे एक ऐप डाउनलोड हुई। ठीक है, वो ऐप मैं यहाँ से कई बार लोग ऐप का नाम पूछते हैं, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं ऐप का नाम नहीं बताऊँगा, अपनी मर्ज़ी से ढूंढो, जिसको जो है खुद जाके ढूंढो। ठीक है, उस ऐप पे मुझे ये पता होता था कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा। उसको मैसेजेस कौन भेज रहा है, किसके आए। लेकिन उसमें मेरी ये उनसे डील थी। हाँ। कि बेटा मेरी बाउंड्री, हमारे एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट था हमारा, उसमें ये डिफाइंड, मेरे फ़ोन पे भी वो ऐप थी, तो उनको ही पता अबू कहाँ जा रहा है। वेरी नाइस। ठीक हो गया। सो हम सब होता है ना, मेरी बीवी को जासूसी करने की जरूरत नहीं थी, ऐप पे सब पता चलता है कहाँ पे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो वो कहते हैं हाथ से मैंने खुद अपने पर कटवाए थे। तो अब उस ऐप में मैंने उनको एक बात की गारंटी दी थी कि बेटा ना मैं आपके मैसेजेस देखूंगा, ना मैं आपकी, मेरी बेटी है उसकी फ्रेंड्स हैं, तो कहने लगे अबू मेरी फ्रेंड्स की फ़ोटोज़। मैं कहा बेटा आपको अबू भी यकीन नहीं है। अबू ने जब कहा कि मैं आपकी फ़ोटो एल्बम नहीं देखूंगा, हाँ। तो नहीं देखूंगा। ठीक है, तो बट दिस वॉज समथिंग वी सैट, वी डिस्कस्ड, वी नेगोशिएटेड एंड वी एग्रीड।
जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाउंड्रीज़ कितनी ज़रूरी हैं, तो बाउंड्रीज़ को भी इम्प्लीमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। अब ऐसे तो नहीं है कि जी मैं बस कह दिया बस। हमारे यहाँ क्या होता है, तुम सुबह स्कूल नहीं जाओगी, भैया क्यों, बस कह दिया यार, बस कह दिया। वो भैया बता दो कि यार सुबह जो है वो फॉर एग्जांपल हमने इस्लामाबाद जाना है, सुबह बताएंगे, और आप ये देखना ये आम हो रहा होता है। नाउ दीज आर रियल रीजंस for people to enter into depressive states. उनकी आप ये देख लो कि जो बच्चे ऐसे माहौलों से निकल के आ रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग ज़ीरो है, ठीक है, कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कहलवाएंगे, वो इंट्रोवर्ट नहीं होते, अक्सर इंट्रोवर्ट नहीं होते, लोनली होते हैं, वो लोनली होते हैं। वेरी वेल पुट, ठीक है। और वो अपनी लोनलीनेस को, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता, जब फिर जो उनको पहला मिलेगा वो उसके साथ को लगेगा यही बेहतर है मेरे लिए, यही मेरे लिए, दुनिया ही उनकी वो होगी, ठीक है। सो पेरेंटिंग में ना बहुत सारी चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना है। तो माँ बाप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि बाउंड्री अगर बनानी भी है तो किस हद तक बनाएं, और बाउंड्री होना ज़्यादा डेंजरस है या ना होना? अगर हमने मगरिब के टाइम की बाउंड्री रखी है कि जी हमने एग्री किया है कि ये टाइम है, तो वो टाइम उसको हमने क्यों एग्री किया है, हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा अंधेरा हो जाता है, इलाका सुनसान है, यहाँ पर कोई गलत किस्म के लोग भी फिर सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है, और बल्कि मज़े की बात यह है कि भाई कुछ दिन पहले आपको पता है यहाँ पर ये वारदात हुई, तो इट इज़ फॉर योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कि हम मगरिब से पहले घर के अंदर आ जाएं। दीन के वाइज भी अल्लाह ताला ने हमें जो सिस्टम निज़ाम इस्लाम ने दिया है उसमें मगरिब के बाद कहा जाता है कि वो जो है वो दूसरी मखलूक़ात के निकलने का टाइम है, तो उसमें आप कुछ वो 1 घंटे पौने घंटे का जो पीरियड होता है आप उसमें अपने घर में बैठें, बाहर ना फिरें, ठीक। मतलब मैं डिफरेंट मैथडोलॉजीज बता रहा हूँ, ओके, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से। सो यू डिस्कस एंड यू एग्री। बच्चा कहता है जी नहीं अबू 7 बजे नहीं यार, अब मैं 7:15 से पहले नहीं आ सकता, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं भी फ्लेक्सिबल हो गया। सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ लिमिटेशन, दिस इज़ अ बाउंड्री डिफाइंड। नाउ अब हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए। जब हम बाउंड्री तोड़ेंगे, देखो आप बाउंड्री तोड़ते हो तो इस्लाम की, आप नौज़बिल्ला कोई ज़ना करता है तो वो उसने बाउंड्री तोड़ी ना इस्लाम की। हाँ जी। अगर वो तौबा नहीं करता तो उसके लिए तो फिर जहन्नुम की आग है ना, करेक्ट। हाउएवर दैट डज नॉट जस्टिफाई फिजिकल पनिशमेंट। अच्छा, बच्चा मार खा लेता है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम ये सोच के कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मार ही खानी है ना, मार तो खा पड़नी, लेंगे, खा कोई बात लेंगे, नहीं। हाँ एग्जैक्टली, जिसे हम कहते हैं ढीठ हो जाता है बच्चा, हाँ। डिसेंसिटाइज हो जाता है, ठीक है। तो आपने अगर उसके लिए कोई मतलब मैंने अपने इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, अभी छोटा बेटा था मेरा, वो थोड़ा सा ना उस बेचारे के साथ थोड़ी जाती हुई कि उसके स्कूल हमसे ही चेंज हुए 2-3 दफ़ा, फिर वो कहीं हिज़्म में था तो वहाँ से निकला, तो मतलब उसके ना काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो अब वो जिस स्कूल में अब जा रहा था तो एक दिन ना वो मुझे कहने लगा, मैंने कहा बेटा ये काम आपने कंप्लीट करना है ना, ये कल स्कूल वालों ने मुझे स्पेशल उन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि इसका काम कंप्लीट नहीं है। तो मुझे कहता यार अच्छा अब कर लेता हूँ, मुझे पता था वो नहीं करने जा रहा। मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, इधर बैठो, मैं कहा यहाँ पर लिखो, अगर ये मुझे लिखो कि ये काम मैंने करना है, ये 2 दिन का टाइम है आपके पास, अगर ये नहीं करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। अब वो खुद ही मुझे कहता है मेरा आईपैड बंद कर दें, ठीक है। मैंने कहा जी बंद हो गया। सेकंड टाइम नहीं हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो। पहली दफ़ा कितनी देर के लिए बंद करना है जी, 1 घंटे के लिए। मैंने कहा ठीक है 1 घंटे के लिए बंद हो गया। अब सेकंड के 2 घंटे के लिए बंद कर देंगे, ठीक। मैं तीसरी गलती पे इसको आप हाफ डे के लिए बंद कर दें। मैं कहा फिर चौथी पे इसको पक्का ना बंद कर दें। और कौन सी अब ये वो खुद ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अंडरस्टैंडिंग है ना बाप और बेटे के नहीं, दरमियान। अंडरस्टैंडिंग के अलावा देखो है ये भी पनिशमेंट, बट ये एक एग्रीमेंट है, एक डिस्कशन है, एक चीज़ है जो वो उस बाउंड्री को वायोलेट करने के अंजाम में, मैं उससे ये भी कहता हूँ तू ना कर, हाँ ज़रा मैं तुझे आज बताता हूँ, ठीक है। अच्छा माएँ कह रही होती हैं, अक्सर माएँ जो है ना वो बापों को जब शैतान बनाती हैं ना बच्चों के सामने, डेवल जिन बनाती हैं, तो वो कह रही होती हैं अब्बू को तू ना कर, हाँ बच्चा मैं तेरे अब्बू को बताती हूँ अभी। और वो अब्बू जो है वो बेचारा जब घर आता है तो अब्बू कहता है बेटा मुझसे बात कर लेते, वो बेटा वैसे ही बाप से दूर हो गया, ठीक है। तो मैं कहता यार ठीक है हम एग्री कर लेते। तो माँ कहती मेरी इज़्ज़त खाक में मिल गई, आपने तो बच्चे के सामने मेरी इज़्ज़त नहीं रखी। ओ बीबी तुम उसको मेरे ख़िलाफ़ डेवल बना रही हो, मुझे उसके जिन बना के दिखा रही हो, तुम उसको चाहती हो कि मैं उसको मारूं कुटूं, तो जो तुम मेरा उसका रिश्ता ख़राब करोगी वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी कौन सी बेइज्जती हुई इसमें, करेक्ट। नाउ ये जो काम पेरेंट्स कर रहे हैं ना बाउंड्रीज़ की डेफिनेशन विद एग्रीमेंट होनी चाहिए।
कॉन्सिक्वेंसेस एग्री होने चाहिए, ठीक है, कि अगर आपने ये बाउंड्री पार की तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, वो कॉन्सिक्वेंस जब अगर वो जिस तरह मैं बेटे से लिया, अगर वो खुद ब खुद बच्चे की तरफ से आएगा ना कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, तो वो बच्चा फिर उसको ज़्यादा ओन भी करेगा और वो उसको दुखेगा भी ज़्यादा। मैं ये भी आपको बता दूँ, उसकी तकलीफ़ आपकी मार से ज़्यादा होगी जो कॉन्सिक्वेंस अपने लिए खुद नेगेटिव लाएगा। अच्छा, रिसेंटली एक केस हमने देखा, शायद सदीक का बेटा है कयूम सदीक, उसने अपने बाप को मरवा दिया 13 करोड़ की गाड़ी के पीछे, चूँकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने बाप से एक गाड़ी की डिमांड की। उसके बाप ने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को सब कुछ प्रोवाइड किया क्योंकि वो एक अमीर कबीर इंसान था। उसने अपने बाप से जब ये डिमांड की, सरप्राइज़ के तौर पे उसने अपने बेटे के लिए ले भी ली थी, उसके बेटे ने अपने बाप को कत्ल करवा दिया। यानी कि बाउंड्री ना होना भी कितना डेंजरस हो सकता है, ये केस हमें बताता है। मैं इसमें थोड़ी सी आपको यहाँ पे करेक्शन भी कर दूँ, बिकॉज इसके ऊपर ये कहानी हमें सुनाई ज़रूर गई है, बट एक्चुअली ये कहानी ऐसे नहीं थी जो मैंने जितना पढ़ा है और जितना इसको स्टडी किया है, ठीक है। मतलब इस कहानी में मेरी गाड़ी वाला सरप्राइज़ ज़रूर ठीक है, बट वो मेरा ख्याल है कि जितना उसके पास पैसा था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बाप को शायद वो मांगता भी ना, माँ से ही ले जाता। यहाँ पर जो इशू है ना, यहाँ पर 3-4 इश्यूज़ हैं। वल्लाहु आलम, मैं जाने वाले के करैक्टर के बारे में नहीं जानता हूँ कि वो कौन था, तो मैं उस बंदे को नहीं जानता, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं एज एन ऑब्ज़र्वर आपको अपने ऑब्ज़र्वेशन दे सकता हूँ। नंबर 1 ये कि जो बाउंड्री लेस पेरेंटिंग है जिसकी आपने बात की, वो डेफिनेटली वो एक रीज़न इसमें है, ठीक होगी। नंबर 2, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से, ठीक है, उस बच्चे की पर्सनैलिटी को आपने ओवर स्नब किया है या ओवर प्रोटेक्ट किया, दोनों में से एक काम हुआ। अगर ओवर स्नब हुई तो भी बच्चा आपका दुश्मन बन जाएगा, अगर ओवर प्रोटेक्ट हुआ तो भी बच्चा आपका या अपाहिज हो जाएगा या आपका दुश्मन हो जाएगा। नंबर 3, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, इसमें मदरहुड का सबसे ज़्यादा रोल है, गारंटी से। जब बच्चा पहली दफ़ा गलत काम करता है ना, तो माँ उसको छुपाती है बाप से, ठीक है, फिर वो उसको बाप से डराती है, फिर वो उसको बाप से दूर ले जाती है। एब्सेंशिया फादरहुड, अगर आपको याद हो, मैंने FBI की रिसर्च बताई थी, जाके लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। जी जी। एब्सेंशिया फादरहुड इज़ द सेकेंड बिगेस्ट रीज़न ऑफ क्रिमिनल्स, स्पेशली रेपिस्ट एंड मर्डरर्स, ठीक है। सो जब आप, ये भी एब्सेंशिया फादरहुड की एक एग्जांपल है, ठीक है। मेरा चूँकि उसमें उस केस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि वो हम इतने बड़े लेवल का, हाई लेवल का केस है, तो उसमें शायद हमें उस तरह एक्सेस भी ना मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस केस को बैठ के एनालाइज करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा, इस नज़रिए से नहीं कि बेटे ने बाप को कत्ल किया, बल्कि इस नज़रिए से कि वेयर डिड पेरेंट गो रॉन्ग, कहाँ बच्चे के एहसासात का कत्ल हुआ है, कहाँ वहाँ वो खला खलीज कहाँ आई है। अगर मुझे इजाज़त मिले और मैं ये काम कर सकूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, उसमें 2 मेन रीज़न आएंगी, एक ओवर लव और दूसरा माँ का बाप को दुश्मन बनाना। ये बहुत बड़ी रीज़न्स आएंगी, और ये वो टॉक्सिसिटी है जो माँ अपने माइंड की टॉक्सिसिटी अपनी औलाद में फिट कर रही है, एंड वाइस वर्सा। कुछ बाप भी ऐसे कर रहे होते हैं कि तेरी माँ अच्छी नहीं है, तेरी माँ पैड़ी है, तेरी माँ ये, ठीक है। कभी हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान को बात हो जाती ना, तो मैं अगर जाके अपने बेटे को कहूँ, यार देख तेरी अम्मी ने क्या किया, तो कहता है यार वो आप मियाँ बीवी हैं, मेरे पास ना है, मेरे लिए वो माँ बाप है, हम दोनों। वो मुझे भी कहता है, हाँ, कहता है वो अपना झगड़ा घर में निबेड़े, बाहर कमरे के अंदर नहीं, बाहर नहीं आना, ठीक है। तो ये इख्तियार, ये अथॉरिटी, ये फ्रैंकनेस ज़रूरी है। अगर वहाँ पर उस शाहिद साहब वाले केस को, अगर मरहूम के केस को अगर देखा जाए, तो आई कैन अश्योर यू कि वहाँ पर इन 2-3 में से कोई एक चीज़ लाजमी हुई है, वो एक गाड़ी के पीछे कत्ल नहीं हुआ। एक रिसर्च बताती है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि बाप बच्चों को ज़्यादा मारते हैं, तो एक रिसर्च की गई, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठे किया गया, माँ बाप को इकट्ठे किया गया, और ये मालूम हुआ कि 60% ज़्यादा माएँ मारती हैं अपने बच्चों को, फिजिकल वायलेंस करती हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि बाप सख्त होते हैं, हार्श होते हैं, माएँ नहीं होती। एब्सोल्युटली। लेकिन माएँ चूँकि घर में ज़्यादा होती हैं, उनकी प्रेजेंस आप कह लें, आपने कहा ना एब्सेंशिया ऑफ फादर, लेकिन बाप को पोर्ट्रे किया जाता है डेविल डेविल डेविल, हमेशा माँ की तरफ से। एग्जैक्टली। तो आप सोच लो, ये आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब उसकी इसी स्टेटमेंट में मौजूद है। वो जो FBI की रिसर्च है वो भी यही साबित कर रही है, ठीक है। देखो पता है बात क्या है,
मुझे एक बात समझ नहीं आती है, एंड मेरा ये सवाल आप सब माओ से है, आप ख़वातीन से मेरा ये सवाल है, मुझे बड़ी जेलसी है आपसे। क्यों? मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आपको मुझसे ऊपर रुतबा दे दिया, योर मदर, योर मदर, योर मदर एंड देन योर फादर। ठीक है, चलो मैं जेलसी नहीं कहूँगा, मैं रश्क कह लेता हूँ। ठीक है, मुझे रश्क आता है यार। तो यार कितने बेवकूफ़ हैं वो माएँ कि जिनको 3 दफ़ा जन्नत का टिकट बनाया गया है और वो जहन्नुम की आग में खुद भी जाएंगी और वो बच्चे को भी लेके जाएंगी साथ। यार ये इसकी क्या लॉजिक है यार? आप भी एक खातून हो, आपको समझ आती है इसकी लॉजिक? ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आई गेस। एग्जैक्टली। और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर उस माँ में कहाँ से आया है? उसकी माँ से, उसकी माँ में उसकी माँ से। इसीलिए वो हमारे एक दोस्त उनकी वालदा कहा करती थी, जब मैं रिश्ता देखने जाती हूँ ना, मैं 2 चीज़ें देखती हूँ। एक, मैं उस घर लड़की के घर का बाथरूम, अच्छा, नॉट ड्राइंग रूम का, उनके कमरों का। बाथरूम क्यों? कि वो सफाई पसंद सच में है या ड्रामा बनाया हुआ है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग कमरा तो साफ कर देते हैं, हाँ वॉशरूम जी, रह जाते हैं। ठीक है। ओके। दूसरी वो कहती थी कि मैं उसकी नानी को मिलती थी। अगर नानी नहीं है ना, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करती थी कि जी मुझे नानी के बुजुर्गों से मिलने का बड़ा शौक है, तो चले मिलें। अच्छा। तो कैसी थी, 90% ऑफ द टाइम उनके बकौल नानी जैसी माँ और माँ जैसी बेटी निकलती थी। क्योंकि हम प्रोटोटाइप्स निकाल रहे हैं, हमने सीखना नहीं है ना, बात तो वहीं ख़त्म होती है। मैंने पेरेंटिंग सीखनी नहीं है, इसमें कौन सी सीखने वाली चीज़ है, राइट? तो अब आप ये देख लो कि ये जो आपने बात की है 60%, और ये रिसर्च अगेन गोरे की रिसर्च है। हाँ, ये अमेरिका की रिसर्च है। ठीक है, तो अगर अमेरिका की माँ 60% मार रही है, हाँ, तो पाकिस्तानी माँ 101%। पाकिस्तानी माँ का हाँ, 100% वही होगा ना। हाँ, ठीक है, उसने बाप से एक ही दफ़ा पढ़वानी है और वो एंड रहना है, पूरी बाकी उसने, जिंदगी के लिए याद रह जाएगा। वो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। हाँ। वो माँ सुनार की तरह मारी जाएगी, टिक 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 टिक। ओ यार मारना तो ठीक मार यार, ख़त्म कर बात। अगर तूने मारना ही है तो एक दफ़ा मार और बात ख़त्म कर ले। टॉर्चर करके मारती है ना। टॉर्चर करके मारती है, मारती भी इस तरह है किस्तों में, वो जिस तरह बकरा किस्तों पे था ना, तो कुट किस्तों पे है। हैंगर से मार रही हैं, कभी पवे से मार रही हैं, कभी हाथ में जूता आ गया, जो हाथ में आ गया मार देती। और फिर गालम गलोच बच्चों के साथ कर रही होती है। ठीक है, तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, तेरी वजह से मैं रोई हूँ। ये सारी वही ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ठीक है भाई, तो उसने तेरी ज़िंदगी कैसे तबाह कर दी? अगर तुझे इतनी मसला था तो तूने बच्चा पैदा ही नहीं करना था यार, क्यों किया? वाई डिड यू ब्रिंग हिम इनटू दिस वर्ल्ड और हर इनटू दिस वर्ल्ड? ठीक है, तो ये तो रिसर्च में है। आपने मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी इस रिसर्च का राब्ता दे के। अब तो मेरे पास सबूत है, गवाह है माओ कि के लिए। अमेरिका में ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा होगा। मैं अपने बचपन का एक वाक़या याद आ गया, आज मैं फर्स्ट टाइम ऑन एयर डिक्लेयर करता हूँ। मैं जब पैदा हुआ ना, मेरी अम्मी मुझे कहती होती हैं, तो हमने एक जहाँ मैं पैदा हुआ था वहाँ से लेकर एक यहाँ पर पिंडी में लेकर आई, मुझे कोई इमरजेंसी थी, उससे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग, डॉक्टर ने, वहाँ वालों ने कहा कि ये बचने नहीं लगे, तो इधर एक हॉस्पिटल है होली फैमिली के नाम से, तो वहाँ मुझे ले गई पिंडी में। ठीक है, तो वो होली फैमिली में अब मैं कितने का था, मैं टोटल 1 हफ़्ते का था। अच्छा, ठीक है, तो वो अब 1 हफ़्ते का बच्चे को सुबह शाम टीके लग रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो तो चीखेगा ही ना, रोए पिटेगा ही। तो अम्मी कहती है कि नर्स देखती मुझे, कहती है क्या तमीज़ सिखाई है आपने इस बच्चे को? 1 हफ्ते के बच्चे को कौन सी क्या तमीज़ तमीज़ सिखाई? कहती है 1 हफ्ते को आपने इसको क्या तमीज़ सिखाई है? जाए इसको पहले तमीज़ सिखा कर लाएं, वरना मैं चपेट लगा दूंगी उसकी। अम्मी कहती है मैंने उससे कहा तू यहाँ से उठ रहा पहले, मेरा बच्चा वापस का दिमाग तेरा ख़राब है। अब वो मतलब वो मेरी माँ ने वहाँ पर उस चीज़ पर टूट रही है, वरना आमतौर पर जब नर्सें या कोई इस तरह की बात कर रहा होता है तो हम फिर अपने बच्चे को ही कह रहे होते तुम चुप करो। यार वो वाकई 1 हफ्ते का बच्चा क्या करेगा? हम वी कैन लाफ अबाउट इट, बट इमेजिन द डिटरमेंटल इफेक्ट of those words that are being uttered by somebody else. वो गार्बेज उसके माइंड का है, throwing at your child's mind and you reinforcing it. ठीक है, तो बिल्कुल 6 महीने के अच्छा, वैसे कितनी अजीब सी बात है कि जो बहन भाई होते हैं, एक ही माँ बाप से होते हैं, एक ही घर के माहौल से होते हैं, लेकिन दोनों को बराबर ट्रीट नहीं किया जाता। दोनों की आदतें भी मुख्तलिफ होती हैं, किसी को ज़्यादा प्यार मिलता है, किसी को कम मिलता है, पर जिसको कम मिल रहा होता है उसके ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं? अच्छा समीरा, इसमें ना बीइंग अ फादर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां 2 बेटे दिए हैं। ठीक है, मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताऊं तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्ट्स अ पेरेंट कैन डू। आप जितना भी कर लो, मेरा बेटा मुझे बड़े वाला आज भी यही कहता है आपको तो बाजी का नज़र ही कुछ नहीं आता। हालांकि मैं उसको अगर 10 देता हूँ तो इसको 11 मिल रहा होता है।
इसको 11 मिलता है तो उसको 12 मिल रहा होता है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ बैलेंस, ये वो है जब मैं कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है। वो मुझे कहती है आपको तो जब उसका नाम आ जाता है ना बेटे का, तो फिर आप जो है ना भूल जाते हैं सारी चीज़ें। अब इमेजिन करो कि मैं दोनों तरफ से पिस रहा हूँ यहाँ, बराबरी माँ बराबरी के बाप भी चक्कर पिस में जाते हैं माँ बाप कभी पिस कभार जाते हैं, बेचारे, तो वो बैलेंस करना जो है ना वो कई दफ़ा मुश्किल हो जाता मुश्किल है। हो जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ पर एपरेंट एंड क्लियर कट डिफरेंस होता है, मैं मेरी एक हमारे जानने वाले थे, उनकी एक बेटा और पहले बड़ी बेटी थी उनकी, फिर एक जोड़े हुए, उनमें एक बच्ची और एक बच्चा। और वो आइडियल कपल है कि हमने उनका नाम रखा हुआ था द अंडरस्टैंडिंग कपल, कि मतलब हमने उस कपल को कभी लड़ते नहीं देखा। अच्छा। और उनका ये था कि जी सारे बच्चे बराबर, सारे बच्चे बराबर। लेकिन मैंने उनको कई दफ़ा कहा, मैंने कहा बाजी जब आपका बेटा बेटी को पिंच करता है तो आप हंस के कहती हैं चलो कोई बात नहीं भाई है, लेकिन मैं जब बेटी बदला लेती है तो आप उसे कहती है तो ये शर्म नहीं आ रही भाई के ऊपर हाथ उठा रही है। नाउ दिस इज डिस्क्रिमिनेशन and this creates that negative bond, this creates that difference in the personality of the two children. ये वो कहते हैं ना क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है ये, ठीक है। जो पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है खुदा के लिए अपने हाथों से अपने घरों में नफ़रत के बीज मत बोएं। अब होता अच्छा एक चीज़ नेचुरल भी होती है, बच्चा जो बड़ा बच्चा होता है ना सबसे, वो बेटी हो या बेटा हो, उसको एक स्पेसिफिक किस्म की अटेंशन मिली होती है। हाँ, क्योंकि पहला बच्चा होता है पहला ना बच्चा खानदान होता का। है तो वो मतलब वो उसको किसी ने हाथ गोद से नीचे नहीं उतारा होता। हम्म, अब 2 साल बाद दूसरा बच्चा आया, उसको अटेंशन मिलना शुरू हुई, तो इट इज़ ऑल बट नेचुरल कि पहला बच्चा जेलस होगा। उस टाइम पे मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं कि जी मेरी बच्ची जो है बड़ी विंडिक्टिव है, या मेरा बच्चा जो है बड़ा विंडिक्टिव है छोटे बहन भाइयों के मामले में। उस वक़्त आपने उसको बजाय इसके कि उसको आप समझाते हैं, उसके साथ बैठ के हम उसे बच्चा समझते हैं। आपको याद होगा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी थी, वो या बानो उमैर वाली, ठीक है, कि वो आप वसल्लम 2.5 साल के बच्चे के साथ एक मर्द की तरह से डील कर रहे हैं, कि जैसे वो एक पूरा मर्द है। तो हम उस वक्त उस बच्चे को स्नब कर देते हैं। अब वो जो टॉक्सिसिटी पैदा होती है हमारी स्नबिंग से, वो सारी ज़िंदगी चलती है एंड तक, मरने तक उनको होता है। कि मैं अभी एक फैमिली में कहीं किसी फैमिली ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो उस फैमिली में ये चीज़ मैंने नोटिस की कि जो उनके वो 4 बहन भाई हैं थे वो भी, तो उनके एक जो भाई है ना, वो बेसिकली 3 भाई थे और 3 बहनें थी और 1 भाई था। तो जो उनका जो भाई था ना, उसको एज़ यूजुअल बहुत एक्स्ट्रा केयर मिली हुई थी, अच्छा। ठीक है। जब भी वहाँ बैठते थे ना, कहते भाई तुमने हम बहनों का बचपन तबाह कर दिया, तुमने भाई हम बहनों की ज़िंदगी ख़राब की है। भाई से प्यार करती हैं लेकिन जुमला एक ही बोली जा रही है, हमारी माँ को तुमने हमसे छीना, बाप भी तुम्हारे पीछे लग गया। तो वो अब एंड नाउ दिस फैमिली, दिस भाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही इज़ अराउंड 58 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और बहनों में सबसे छोटा है। अब आप देख लो किस एज पे वो टॉक्सिसिटी कायम है। और उनकी बहनें भी उनसे बड़ी हैं अभी, जाहिर और है वो ये बात करती वो हैं इस सबसे एज छोटा में है भी। इस एज में भी। मैं ख्याल है जो सबसे छोटी है उससे बड़ी है, वो 2 साल बड़ी है, और फिर बाकी उससे ज़्यादा बड़ी है। एक बहन उससे मेरे ख्याल है जो सबसे बड़ी वाली है कोई 8 साल बड़ी है। लेकिन वो कहती है कि हम जब तक तुम नहीं थे हमें माँ बाप का प्यार इक्वल मिलता था। अब आप ये वो देखो, ये वो टॉक्सिसिटी होगी जिसने पता नहीं कितनी दफ़ा उन बहन, और वो मजबूर थी बहनें, तो वो उसको कुछ कर नहीं सकी। लेकिन अगर वही बहन मजबूर ना होती तो शायद वो छोटे भाई का गला ही घोंट देती। आप नेट पे जाओ, अगर आपको याद हो, एक केस यूएस का एक केस बड़ा मशहूर हुआ था। उसमें बच्ची ने अपने भाई को, छोटे को, टब में डुबो के मारा था। वो बच्ची भी कुछ 6 साल की थी, भाई 2 साल का था, ठीक है। अब वो जो उसने वो टब में डुबोया था, वो आउट ऑफ जेलसी था, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। यानी कि इस आपकी टॉक्सिसिटी इस हद तक ख़तरनाक हो जाती है। अच्छा ये तो वो बच्ची ने डुबो दिया, चलो डुबो दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्ची जो है वो ये ना डुबो पाती या ना करती, उस वक्त ना कर सकती, तो बड़ी होकर किसी और तरह से डैमेज, अपनी ज़िंदगी को डैमेज कर लेती। और बाय द वे जब आप ये नाइंसाफ़ी करते हैं तो ये बच्चे घर से बाहर इंसाफ वाले ढूंढते हैं, इसीलिए ये मोलेस्टर्स के ट्रैप में फंसते हैं। मोलेस्टेशन करने वाला का पहला हमला क्या होता है? देखो ये सारी चीज़ें
हम वही लास्ट टाइम भी नहीं पूरी कर सके थे आपके हाँ, सवालात। बहुत बहुत वास्ट ये टॉपिक है ये। एक टॉक्सिसिटी से क्या कुछ स्टेम आउट हो रहा है। मोलेस्ट करने वाला बच्चों को, रेप करने वाला बच्चों को, अगवा करने वाला बच्चों को, डार्क वेब पे बेचने वाला बच्चों को, उनकी पोर्नोग्राफी की वीडियोस बनाने वाला बच्चों को, उसका पहला हमला क्या होता है? वो ये देखता है कि यार ये बच्चा कहीं पर सैड तो नहीं है, इसके अपने घर वालों के साथ कोई हालात ख़राब तो नहीं है। वो उसके उस वीक पॉइंट को एक्सप्लोर करता है और फिर वो, और आजकल बड़ी ज़िंदगी आसान है, ठीक है। वो फेसबुक पे आपको पूरी ट्रोल करता है, आपकी एक चीज़ जानता है। अभी कल मेरे पास एक केस किसी ने बताया, आज मैंने उसको मिलना है बल्कि अभी वापसी पे, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि वो उन्होंने एक डाइटिशनर के पास एक बंदा गया उसे डाइट प्लान लेने, ठीक। डाइट प्लान लेने के बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा गया और उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद आ गई हो, मैं तुम आई लव यू। अच्छा, अब वो डाइटिशियन भी बची नहीं है, ज़ाहिर है 26-27 साल उसकी भी उम्र है। तो वो उसके घर वाले पिछले 6 साल से उसका रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो उसको रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो इसने कहा जी घर वालों को ये मुझे आ गया पसंद, इसने मुझे कह भी दिया है, लड़का भी मेरी तरह का जिस तरह आइडियल में चाहती हूँ, तो मेरी अब शादी कर दें, ठीक है। वो घर वाले कह रहे हैं हमने रेकी कराई है, पता चला है कि वो जो बच्चा है वो तो दुश्मनदारी वाली पार्टी है और वो सारा उनका बिजनेस ही जो है वो सूद पे बेस्ड है, और ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो बच्ची आगे से क्या कह रही, आप लोगों ने आज तक मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं की, ये मेरे साथ हमदर्द है। प्यार के दो बोल। प्यार के दो क्यों? क्योंकि वो एक वॉइड था, एक खला था उसकी ज़िंदगी में। हालांकि वो अच्छे खासे पैसे कमाती है, 5-6 लाख रुपया महीने का कमा रही है अपने क्लिनिक से। लेकिन पॉइंट यहाँ से बताने का मेरा मकसद है कि आप जब वो वॉइड बच्चे की ज़िंदगी में डालते हैं, तो वो ये तो चले फिर भी एक सही रास्ते पे, एक शादी के रास्ते पे जा रही है, जिस पे मेरा ख्याल है माँ बाप को एतराज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये होता है ना यूजुअली कि फिर आप कहीं और एस्केप ढूंढ रहे होते हैं, कोई आपकी तारीफ करते हैं, आप कहते हैं ओ वैलिडेशन मिल रही है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, जो मुझे घर से नहीं मिला मुझे बाहर से मिल रहा है। एग्जैक्टली। और फिर वहाँ पर वो वैलिडेशन देने वाला मोलेस्टर भी हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड इसी की भी मैं आपको एक मिसाल इसी आपके शहर लाहौर की देता हूँ। मेरे पास एक केस आया, वो शी इज़ 31-32 ईयर्स ओल्ड, घर का अकेला कमाऊ पूत है, ठीक है। भाइयों ने डंप कर दिया, बाप की डेथ हो गई है, माँ और 3 बहनें हैं, ठीक। तो अब उसकी शादी नहीं होने दे रहे माँ घर वाले कि यार ये जो है ना ये हमें कमा के लाती है, अगर शादी होगी तो हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो बाकी दोनों छोटी बहनें जो है ना वो आराम से बैठी हुई हैं। तो अगर ये 32 की है तो छोटी भी 5 साल की तो नहीं होगी ना, 28-30 की होगी, ठीक होगी, एग्जैक्टली। नाउ वो ये कहती है कि मैं ये सब कर भी रही हूँ, उसके बावजूद मुझे, क्योंकि मैं बाकियों से प्यारी नहीं हूँ कंपैरिजन में, तो मुझे बचपन से ये सुनने को मिला है कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तू इन बहनों के काम करेगी सारी ज़िंदगी, इन बहन भाइयों के बर्तन मांजा करेगी। अब आप सोचो यानी कि किस लेवल पे जाके, अब अपनी तरफ से उसकी माँ ये शायद उसको मोटिवेशन दे रही थी कि तू कुछ पढ़ ले, कुछ कर ले, बट डू यू रियली बिलीव, अगर मैं आपको ये कहना शुरू कर दूँ कि आप जाके अपने बहन भाइयों के बर्तन मांजोगी, वुड दैट बी अ मोटिवेशन फॉर यू टू ग्रो और वुड दैट बी अ लिमिटिंग फैक्टर? नेवर। बट दीज आर द काइंड ऑफ मोटिवेशनल कोट्स आवर पेरेंट्स यूज़ दैट एंड अप बीइंग पेरेंटल क्रिमिनोलॉजी। मैं इसको पेरेंटल क्राइम समझता हूँ कि हम जो अल्फाज इस्तेमाल करके जो इंस्टॉल कर रहे हैं अपने बच्चों के माइंड में, वो काबिल मज़म्मत नहीं है, काबिल सज़ा है, क्योंकि वो एक क्राइम है, क्योंकि वो क्राइम है। आप बच्चों के साथ मारपीट के क्राइम पे तो उनको करते हैं, आप क्यों नहीं उनके मेंटल क्राइम के ऊपर देखते कि पेरेंट्स वहाँ क्या कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कैसे कर रहे हैं, मेंटली ब्लैक। अब जो बच्चों का जवाब, वो हमने जो शुरू में आपने सवाल पूछा था 6 महीने की ब्लैकमेलिंग करते हैं, ठीक है। तो उस 6 महीने की ब्लैकमेलिंग से आपको लगता है कि ब्लैकमेलर पैदा नहीं हो रहा? डेफिनेटली पैदा हो रहा है, और ब्लैकमेलर से क्रिमिनल भी बन जाता है, और आप उसको खुद सिखा रहे हैं कि क्राइम के रास्ते पे जाना कैसे है। वो आपसे झूठ बोलेगा, वो चीज़ें छुपाएगा। अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है, चीज़ें छुपा रहा है, तो लेट्स से एक लड़का है, उसके लिए हर दूसरी लड़की को वोमेनाइजिंग का शौक हो जाता है उसे, तो हर दूसरी लड़की के साथ झूठ बोलना उसके लिए कौन सा फिर इस तरह से रेपिस्ट पैदा होते हैं। ऑफ कोर्स रेपिस्ट भी इस तरह से पैदा होते हैं, आपके मैनिपुलेटर्स इस तरह से पैदा होते हैं। देखिए, अब जो अगर याद हो आपको, मैंने वो FBI की एक रिसर्च की बात पहले भी शायद की थी कि उसमें उन्होंने देखा कि वो इसी तरह आगे फिर वो चार्मर्स भी, अच्छा बाय द वे ये लोग फिर चार्मर भी होते हैं बड़े, तो ये इनको पता होता है कि चूँकि इनके पास एक वॉइड है, इनको पता होता है मेरे पास जो वॉइड है वो दूसरे के पास भी कमी होगी, वो तो मुझे चार्म कैसे करना है, ठीक है। तो ये बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, और ये मैनिपुलेशन ज़्यादातर वो माँ की गोद से सीख के निकल रहे होते हैं, और उसके बाद बाप माँ माँओं का वो जो कंपैरिजन है बेटों के साथ,
बेटियों के मामले में मेरा बस चले तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन माँ बाप को अल्लाह से कहूँ कि औलाद ही ना दें जो इस तरह की कंपैरिजन करते हैं। फिर माँ बाप को चूज़ करना भी तो बच्चों के उसमें नहीं होता ना, राइट नहीं होता बस उनको, यही वो तो तो अल्लाह बात की मर्जी है, जैसे माँ बाप दे दिए। वही ना, ये तो जाहिर है, ठीक है। हम्म, देखो दोनों का राइट, दोनों को एक दूसरे की चॉइस नहीं है, हम्म, ना माँ बाप को बच्चे की चॉइस है ना बच्चे को माँ बाप की चॉइस है। हम्म, लेकिन अगर आप माँ बाप बन रहे हैं तो यार माँ बाप बनना सीख लेना। सीखने में क्या हर्ज है? आप डॉक्टरी कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं बगैर मेडिसिन पढ़े हुए। आप क्या उसे कहते हैं बिल्डिंग बना सकते हैं बगैर सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हुए। मतलब आप कोई काम, आप आगे घर का डिज़ाइन आप जाके अप्रूव, आप डिज़ाइन बनाओ ना, आप बहुत अच्छी पेंटर हो, आप डिज़ाइन बनाओ अपने घर का, जाके एलडीए से अप्रूव करा के ला कर दिखाओ, जब तक आप आर्किटेक्ट की स्टैंप नहीं लाओगे। आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यार पेरेंट बनने के लिए क्यों नहीं पढ़ सकते? कौन रोक रहा है आपको? क्या चीज़ है जो कहती है कि नहीं? वो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, वो है आपकी ईगो। ठीक है, ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी अगर आपको ये जाके पढ़ना पड़े। एक साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ बिल्कुल, वो मेरे पास आया तो मैं कहने लगे यार अली भाई आपके साथ ना एनएलपी करने को बड़ा दिल करता है। मैंने कहा ये आ जाए। यार एक मसला है। मैंने कहा क्या? अपना नाम ले कहने लगे मैं करूँ यार, इस वक्त स्टूडेंट्स के साथ बैठूँ। आज 3 साल हो गए हैं, हर 6 महीने बाद कॉल आ रही है, मैसेज आया होता है यार करना चाहता हूँ लेकिन आप मेरे लिए इंडिविजुअल क्लास करा दें। मैंने कहा मैं सॉरी इंडिविजुअल क्लास नहीं करता। अब ये मतलब ये हमारी झूठी अनाएं है ना। ठीक है, चलो अपनी ज़ात की हद तक ठीक है यार, बच्चों पे क्यों थोप रहे हैं? उनके अंदर क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? बच्चे कैसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे आपने बात की कि क्रिमिनल्स पैदा होते हैं? देखो समीरा, बच्चों के जो अटेंशन सीकिंग, उसका हम अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये होता ये है कि जब आप एक बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हों, दूसरे को इग्नोर कर रहे हों, या आप टोटली बच्चा अपना इग्नोर कर रहे हों, ठीक है, या आपके बच्चे जो हैं वो उनके मतलब ज़्यादा बच्चे हैं तो किसी को भी आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो कई जो होंगे वो तो शायद बेचारों की पर्सनैलिटी स्नब हो जाएगी, वो खामोश हो जाएंगे, ठीक है। बट उनमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो आपके लिए वेकअप कॉल होगी। वो ऐसे काम करेगा, वो ऐसी हरकतें करेगा, चीज़ें तोड़ देगा, ठीक है। एक बच्चे का एक केस मुझे याद आ गया। उस बच्चे ने गाड़ी की टक्कर मारी सिर्फ इसलिए कि इस बहाने मेरे बाप जो है ना वो मेरे पास थोड़ा टाइम गुजार लेगा, ठीक है। एक बड़ा मशहूर केस है, नेट के ऊपर पड़ा हुआ है। वो एक डिबेटिंग चैम्पियन ने अपने दोस्त का किस्सा सुनाया हुआ है कि वो बच्चा बड़ा लायक बच्चा था, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है कि हम करते क्या हैं। वो बच्चा बड़ा लायक बच्चा था। उस बच्चे ने ओ लेवल्स में टॉप किया, अपने बाप के पास खुश खुश भागा भागा, अब्बा मैंने ओ लेवल में टॉप किया, मतलब उसके ए स्टार से बाप मीटिंग में था, कहता है दरवाज़ा खोल के अंदर आया, कहता है क्या मसला है? हाँ टॉप, अच्छा ठीक है दिखाओ, चलो जाओ बाद में मीटिंग के बाद बात करेंगे। हाय, उसकी तो सारी मोटिवेशन वहीं पे ठप हो गई होगी। ठीक होगी। अच्छा, उसके बाद उस बच्चे ने ए लेवल्स में थोड़ा स्कोर किया। जब उसने ए लेवल में भी स्कोर कर लिया, ए स्टार्स ले लिए, तो उसके बाद उसके फिर जब बाप के पास वो नहीं गया, तो मतलब बाप गया, बाप ने एग्जैक्टली उसी तरह का रिएक्शन दिया। वो बच्चा वहाँ से, वो कहता है टूटी कहाँ कमंद, वहाँ वो बच्चा टूट के उसने कहा कि जिस एक शख्स को मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में खुश करना चाहता हूँ उसको मैं खुश नहीं कर सकता। फिर वो बच्चा ड्रग्स की लत में पड़ गया और वो ऐसा अंदर गया कि अब आप इमेजिन करो कि वो अस्पताल में एक्सीडेंट हुआ उसका और ड्रग्स की वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो गया, हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ है। डॉक्टर्स जो है ना उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा रहे हैं, डुज, ठीक है। और वो बच्चा आंखें खुली के साथ देख रहा है कि मेरा बाप आया है या नहीं आया। ही इज़ अनकॉन्शियस, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई हैं। ये नक्शा सारा वो उसने खींचा हुआ है, कहतानी नाम है बंदे का। कहता उसने देख जा रहा है कि जैसे ही उसका बाप आया ना बाहर शीशे पे ऑपरेशन थिएटर के, उसकी आंखें बंद हो गई हैं। इतनी मोहब्बत करता था अपने बाप से, इतनी कि तेरे लिए, मैंने तेरी अटेंशन के लिए आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, ठीक है। अब सोचो ना, उसका बाप बिलियनियर था। तो उनके बाप को कोई रिग्रेट हुआ उसके बाद? उसका बाप कहते हैं पागल हो गया। अब क्या, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वो एक शेर, बल्कि मुझे वो कहते हैं ना ट्रकों बसों के पीछे कभी कभी बड़े अच्छे शेर लिखे होते हैं, तो एक शेर लिखा हुआ था, मिलना हो तो मिलो दुनिया के इस चमन में,
फिर क्या मिलना जब लाश होगी कफन में, कातिल बन गए अपने बेटे के। बेटे खुद ब खुद। और ये मोहब्बत आमेज़ कत्ल है, ठीक है, कि आप अपनी तरफ से उसको क्या दे रहे हैं कि मैं बच्चे को पैसा दूंगा, उसके लिए जायदाद बनाऊंगा। वो कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी प्रॉपर्टी में, मुझसे एक दफ़ा मुझे सीने से लगा तो ले अब्बा, मेरे सीने से लग के आई लव यू कह दे। मतलब दिस वाज ऑल व्हाट ही वांटेड ना, कि यार मतलब मैंने तेरी खुशी के लिए पढ़ाई भी कर दी, ये रिजल्ट भी ले आया यार, कम से कम कहीं तो खुश हो जा। अब वो क्या है कि हम अपनी रोबोटिक लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए, अब देखो टॉक्सिसिटी के लेवल्स है ना, एक वो है जो क्रिमिनल बन गया, एक वो है जिसने टक्कर मार ली, एक वो जिसने जान ही अपनी जान दे दी, किसी का नुकसान नहीं किया। है तो ये भी क्राइम ना, मतलब अपने आप को बेसिकली किसी की खुदकुशी की ना उसने, नशे में जाके कर करके, खुदकुशी है ये, ये हाँ खुदकुशी जी। है। तो वो उस क्राइम में पड़ गया जिसमें उसकी अपनी जान चली गई। सो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी जो टॉक्सिसिटी है ये कैसे। अच्छा, इस पे मैं कई बार लोग मुझे कह देते हैं और नहीं जी हर घर में तो ऐसा नहीं हो रहा। यार जाओ यार हर घर में जाके देखो, 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको, हर घर में अगर चार लोग हैं ना तो कम से कम मिनिमम 2 जो है ना वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। ऐसे ही है। ठीक है, अब वो मेंटल डिसऑर्डर चूँकि हमें पता नहीं है क्या है, हम उस पर बात नहीं करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार नहीं, माशरे में आम तौर पे ऐसे नहीं हो रहा। भाई अंडर द कवर हैं ये चीज़ें। तो इस तरह अंडर द कारपेट कितनी चीज़ें होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि किस घर में क्या रहा है। कंट्रोलिंग पेरेंट्स का आज तक सबसे एक्सट्रीम केस कौन सा है आपके पास? अच्छा, मैं शहर वगैरह हज़फ करूँगा फॉर प्राइवेसी बेसिस, ठीक है। एक बच्चे का एक केस है जिसमें वो बच्चा बड़ा मशहूर केस था कि उस बच्चे ने अपनी माँ को मारा, ठीक है। मुझे जब फ़ोन किया, मेरे एक स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया उस इलाके से कि सर ये केस है एक, और ये बच्चा अपनी माँ को अक्सर मारता है, ठीक है, तो इससे ज़रा आपको सेशन कराना है। उस बच्चे ने से जब मैंने बैठा, मैं पता चला, अब वो बच्चा था कोई तकरीबन 13-14 साल का, ठीक है, शायद 15 का होगा, मतलब इसी रेंज में था, बिलो द। वो बच्चे के ऊपर एक तो बाप की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, माँ उन रिस्ट्रिक्शनों की इम्प्लीमेंटर थी, ठीक। अच्छा, फिर उसको फ्री हैंड था मोबाइल पे गेमें खेलने का, वहाँ पर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती थी क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे इतने नहीं थे, वो समझते थे हमारा बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, कंप्यूटर पढ़ रहा है, ठीक होगी बात। अब जब आप एक्स्ट्रा कंट्रोल्स डालते हैं, आप अपना लेवल एलिवेट नहीं करते हैं, ठीक है, और आपने एक्स्ट्रा कंट्रोल्स डाले हैं जिनको आप डंडे से इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो फिर उस गेम ने, और ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उसके मुहर्रिकात विच लेड हिम टू दैट, उस गेम खेलने की वजह से, पबजी वैसे और ब्लू व्हेल ये 2 गेम्स ऐसी हैं जिससे दुश्मनी हो ना, जिस उसके बच्चे को इन गेमों पे लगा दो, ये एक्चुअली आपके माइंड को, अब तो ये साबित हो चुका है वह, ये माइंड को फिज़िकल मफलूज करती हैं, ठीक है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अब उस बच्चे के पास आउटलेट क्या था, इतनी किसी दोस्त की तरफ नहीं जाना, किसी कज़न की तरफ नहीं जाना, किसी को घर बुलाना नहीं है, ठीक है, जब भी जाना है तो माँ बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जा सकते, कहीं तुम गलत कामों में ना पड़ जाओ, कहीं तुम्हारे साथ कोई गलत ना कर दे। ओ यार ठीक है, बेहतर है दिल के साथ रहे पास बान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, ठीक। इतनी इस पर रिस्ट्रिक्शंस थी कि इवेंचुअली उसने उस गेम के अंदर जब गया, गेम के अंदर जाते जाते उसके, मैंने कहा ना, ज़हनी मफलूज करती है। सो ही रीच टू अ पॉइंट एवरी टाइम हिज मदर वुड टेक द मोबाइल फ्रॉम हिम, ही वुड हिट हिज मदर, और वो कहता मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने माँ को मारा है, क्योंकि गेम में भी तो वो सब कुछ कर रहा है ना, वही मार रहा है, वायलेंस कर रहा है, गेम में एग्जैक्टली वो वायलेंस कर रहा है, ठीक है। सो बात ये है कि आपको, अगेन मैं वही बाबा कहूँगा, हम एक्सट्रीमिस्ट कौम है ना, हमारे में दरमियान नहीं। हालांकि कुरान हमें क्या कह रहा है, तुम उम्मत वस्ता हो, हम दोनों एक्सट्रीम्स लेते हैं सवाए वस्ता के, कि आपने अगर उसको कंट्रोल करना, बच्चे को ना थोड़ा सांस लेने का मौका दें, ताकि वो अपनी एनर्जी कभी किसी दोस्त के साथ भी वेंट आउट करके आ जाए। अगर छोटी मोटी बच्चों की आपस में अनबन हो भी गई है ना, तो यार चुप करने लेट इट गो, वो आपस में निबेड़ लेंगे। हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं
गोलियां निकाल के हाँ, बंदूकें, आप भी तुम्हारे दबा, बेटे ने मेरे बेटे को मेरे मारा, ओ बेटे को भाई मार। वो भी तो छोटा सा बच्चा है, वो एग्जैक्टली उसकी क्या ही समझ है। क्या ही समझ है, ठीक है। तो वो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर आप उनको जो उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं ना उनकी प्रोटेक्शन का, वहाँ एहसान मत करें। उनको ट्रिक्स ऑफ सर्वाइवल सिखाएं, उनके लिए सपोर्टिव खड़े रहें, बट यार लेट देम लर्न हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन बच्चों को, ओवर पैम्पर्ड बच्चों को नहीं आती। और जो अंडर कंट्रोल बच्चे हैं दे प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। सो प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ आती है, जब दोस्तियाँ यारियों में एक दोस्त जो है वो ओवर प्रोटेक्टेड है और एक दोस्त जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मेकर है। अब ये इसके पीछे लगेगा तो काम ख़राब है, और ये इसको लाजमी खींचेगा ही खींचेगा। सो आप ओवर प्रोटेक्शन मेक्स देम कावर्ड्स, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा आज़ादी, बाउंड्री लेस होना मेक्स देम अग्रेसिव और लड़ाइयाँ करते हैं वो, एंड मेकर ऑफ दैट मिसचिफ, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने जो आपको एग्जांपल कहानी की उसकी जो स्टोरी सुनाई है, उसने अपनी माँ को मार दिया। माँ को मारा, अब सोचो ना, एक गेम की वजह से उसने एक अपनी गेम माँ को की मार वजह से। दिया। असल में उसका गेम, उस बच्चे को मैं ब्लेम नहीं दे सकता, हाँ, बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि 14-15 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता उस चीज़ के बारे में। आप एज पेरेंट, ये आपका फ़र्ज़ था ना कि आप उसको देखते कि यार वो हम, क्योंकि देखो एक बात है ना, मैं अभी आकर आपका गला दबाना शुरू कर दूं, जब आपका सांस घुटने लगेगा तो आप क्या एहतराम, मेरे एहतराम में बैठी रहोगी? कभी नहीं। फिर तो आपके मैं भी डिफेंस के लिए कुछ करूंगी, जो भी चीज़ हाथ में आएगी हाँ, आप उठा के चाहे चाकू ही मुझे मार दो, हाँ, करेक्ट। तो उस बच्चे को जब आपने इतना कंट्रोल कर लिया हुआ था कि भाई वो किसी से नहीं मेल मिलाप कर सकता। मैं एक और आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो ही इज़ नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हिप्नोटिस्ट्स, ठीक है। अच्छा, ही इज़ फॉर 58 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो वो बल्कि मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी उसकी, ओपरा विनफ्री ने उसके ऊपर पूरा शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो वो मुझे कहने लगा, कहता है कि अली, आई वॉज अ काउच पोटैटो अप अंटिल 44, ठीक है। काउच पोटैटो कहते हैं कि आया, खाया, बैठ गया, हालांकि ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, ठीक है। और वो कहता है आई वेट, अब किलोज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उसकी हाइट है तकरीबन 5 फीट 5 इंचेस और उसका वेट था तकरीबन कोई 170-80 किलो। सो आप इमेजिन कर लो, एक फुटबॉल घूम रहा है, ठीक। अब वो कहता है कि ये मुझे शुरू कहाँ से, बिंज ईटिंग, इसे हम कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग होता है बस हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहो, ठीक है, जो मिला। कहता है ये मैंने, जब खुद भी साइकोलॉजिस्ट है, कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी को एनालाइज किया तो मुझे पता चला, जिसकी वजह से फिर आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। एक साल में ही बिकेम फ्रॉम 180 kgs ही केम डाउन टू 90 kgs, ठीक है। और उस एक साल में उसने, कहता हुआ क्या, मैं बैठा हुआ इसी तरह, मुझे बचपन से याद है, मेरी माँ मुझे कहती होती थी कि तूने काउच मेरे लिए रखा हुआ था एक छोटा सा, तो उस काउच पे तूने बैठना है, खाना भी मुझे वहाँ मिलना है, पीना भी मुझे वहाँ मिलना है, मैं अगर बाहर खेलने जा रहा हूँ तो माँ ने साथ साथ फिरना है, तेरे दोस्त कौन है। पैरानोया थी ना माँ एक, तो कहता है कि वो ऐसा मेरे लिए पैरानोया था कि फिर जब मैं तंग आ गया, मैंने कहा मैं बाहर जाता ही नहीं। सो आई मेड नो फ्रेंड्स फॉर 40 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, बिकॉज all I had was, my best friend was TV, eating and my couch. जिस दिन कहता मुझे, खुद शादीशुदा था, 2 बच्चे थे उसके उस वक्त, अच्छा, जबकि मैं किस्सा सुना रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो कहता जब द डे आई रियलाइज व्हेन माय चिल्ड्रन केम एंड टोल्ड मी फादर यू आर अ काउच पोटैटो, कहता दैट वाज माय आई ओपनर, सो यू नीड टू गेट अप, वी आर बिकमिंग लाइक यू। तो ये तो उन अमरीकी बच्चे थे ना, वो उनमें हिम्मत थी कहने की, हमारा बच्चा आगे कहे ना फादर यू आर काउच पोटैटो, फिर जितना वायलेंस होगा हम भी फिर देखेंगे, तो सारे चॉपिंग शेफ बन जाएंगे सारे। पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि माँ बाप बच्चों को 6 महीने की उम्र से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग कितनी खतरनाक हो सकती है और बच्चों में कितना जहर पैदा कर देती है? समीरा, ये ब्लैकमेलिंग जो है ना, ये बच्चे की पर्सनैलिटी को शुरू से डे 1 से, ठीक है, ख़राब करना शुरू ऐसा करती है कि बच्चे में डिफरेंट तरीके से इंसान है, हर इंसान डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो शाइनेस उनमें आ जाती है, वो जिसको हम, वो अपने ककून में गुम हो जाते हैं, कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कुछ बच्चे सारी ज़िंदगी इससे नहीं निकल पाते। मतलब मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा, मैंने आज तक 2 ऐसे केसेस किए हैं जहां मैंने बच्चों के मुंह से ये सुना हो
कि मुझे अपनी माँ से नफ़रत है। ओ माय गॉड, माँ से नफरत? माँ से नफ़रत, माँ से कैसे नफरत हो सकती है? एग्जैक्टली। माँ से नफ़रत के 2 केसेस हैं मेरे पास, जिनमें से एक तो कहती थी कि मैं कहता था कि मैं दुआ करता था कि मेरी माँ को कुछ हो जाए, मेरी जान छूट जाए इस औरत से। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैं कहा मसला क्या है तेरी माँ के साथ? ना, वो कहता जी मेरी माँ ने मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं किया और मुझे ऊपर से ताने मारती थी कि तेरे अगर तुझे तेरी वजह से, और कहता है अब ये वो बचपन की चीज़ बता रहा है ना, ब्रेस्ट फीड तो 2 साल बाद ख़त्म हो जानी है, हाँ बिल्कुल। ठीक है? तो कहता है ऊपर से मुझे ताने मारती होती थी कि तेरी वजह से मेरा खर्चा होता है दूध लाने का। पहले ब्रेस्ट फीड नहीं करती थी और फिर और कहती थी कि दूध का खर्चा होता है। जी, अब आप देखो कि ये दोनों चीज़ें बड़ी ऑड हैं, राइट? हम्म। खैर वो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार बात सुन, तू उसको, ही वॉज 32 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? अच्छा। मैं कह रहा काम कर, जा जाके 200 लीटर दूध खरीद और पी जा। इस बात पे माँ के साथ तू अड़की लगा के बैठा हुआ है। लेकिन असल इशू वो नहीं था ना, असल इशू ये था कि जब माँ उसको ताने भी मारती थी। अब आप देखो ये 2 साल के अंडर अंडर ये डैमेज हुआ है, ठीक है? जो दूसरा केस है उसमें आपके मीडिया का ही वो बल्कि कुछ पर्सनैलिटी थी, ठीक है? उसके भाई के साथ ये डैमेज हुआ हुआ था कि उसकी माँ ने उसको इतना मेंटल अपाहिज बना दिया था। वो एक पुरानी वो फ़िल्म, मैं कहूँगा फ़िल्मों के नाम लेता हूँ तो लोग कहते हैं जी मौलवी साहब फ़िल्में क्यों देखी हैं आपने? भैया बचपन में मैंने भी देखी हैं यार। हाँ। वो एक इंडियन की मूवी थी बेटा, ठीक है? तो उसमें वो बिल्कुल ना, उसमें वो अनिल कपूर को वो अपना अपाहिज बना लेती है, उसकी सौतेली माँ के, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं करता। तो ये भी इसने उसको इतना माँ ने उसको अपाहिज बनाया मेंटली कि वो बच्चा लोग समझते थे कि मेंटली डिस्टॉर्ट वो है, डिसेबल्ड है, अच्छा, ठीक है? मेंटली डिसेबल या फिजिकल? मेंटल के मतलब वो उसमें वो अजीब-अजीब हरकतें करना खाम-खा में। अब ही वाज़ 34 इयर्स ओल्ड जब मेरे पास आया था, तो आके बैठ के ये अच्छी है ना? मतलब वो बच्चों वाली हरकतें। हालाँकि उसके सारे टेस्ट हुए थे, वो मेंटली ठीक था। अब माशाल्लाह 4-5 साल पुरानी बात है ये, ठीक अच्छा है? अच्छा। ही इज़ मैरिड आल्सो बाय द वे, माशाल्लाह। ठीक है? लेकिन उसकी हरकतें वो, क्योंकि वो तो उसकी बहन कहती होती थी कि जी हमें अपनी माँ से शदीद नफ़रत है। हमारी माँ ने मेरे साथ मार-पीट का रवैया रखा, इसके साथ इतना एक्स्ट्रा प्यार का रवैया रखा कि ये एंड में यहाँ आ गया, ठीक है? नाउ बताने का मकसद ये है कि वो जो 6 महीने की तो बहुत दूर की बात है ना, जो पहले 2 साल में आप बीज बो देते हैं ना, उस बीज के खतरनाक नताइज निकलने ही निकलने हैं। ये हो नहीं सकता। वो एक शेर है फ़ारसी का, अज़ मकाफ़ात अमल गाफ़िल मशाओ, गंदम अज़ गंदम बरायद जाओ अज़ जाओ, कि ये नहीं हो सकता कि तुम गंदम बोगे, ये दुनिया जो है ना ये मकाफ़ात अमल है। यहाँ पर इससे गाफिल ना रहना, इस बात से वो कह रहा है। यहाँ ये गंदम बोओगे तो गंदम काटोगे, जौ बोओगे तो जौ काटोगे। सो 6 महीने से भी पहले जब आप अपने बच्चे की, आप ये समझ रही हैं कि मेरे बच्चे को क्या पता चल रहा है, ठीक है? और आप उसको कह रही हैं देख बहना तेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा कितना गोरा है। वो कह रही है देख बहना तेरा बच्चा गोरा है, मेरा बच्चे का देख नाक कितना मोटा है। तो अब आपने ये 6 महीने से पहले शुरू कर चुकी हैं आप काम, राइट? ये हमने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को हाँ डिस्कस जी, ये किया चीज़ था। डिस्कस हुई थी। सो उसके डिटरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं कि आपकी मेजॉरिटी, पाकिस्तान की एक थियोरेटिकल रिसर्च है जिसके मुताबिक एक डॉक्टर समद हाशमी हैं, साइकेट्रिस्ट हैं यूके के, उनके वो कहते हैं यार मैंने जो इसकी रिसर्च की है ना पाकिस्तान में आने के बाद, तो 90% लोग जो हैं वो किसी ना किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, और उन 90% में से वो कहते हैं 70% नार्सिसिस्ट हैं। तो ये नार्सिसिज्म का आगाज़ यहाँ से हो रहा है, ठीक है? घर के एनवायरनमेंट से। घर के एनवायरनमेंट से। क्योंकि आप बच्चे का जब कंपैरिजन कर रहे हैं, आप बच्चे को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं, उस वक़्त उसको ये नहीं पता। अच्छा, फिर वो जब स्कूल जाता है तो उसका मज़ाक उड़ता है, ठीक है? अगर आपको याद हाँ। होगा मैंने वो राइनोप्लास्टी वाली एक बच्ची की एग्ज़ाम्पल दी थी हम्म। कि उसका स्कूल में मज़ाक उड़ता है। हम तो ये समझते हैं स्कूल में उड़ता है। वो बच्ची उस दिन मेरे सामने आँसुओं से रोई थी कि मेरी बड़ी बहन मेरी सबसे ज़्यादा किट लगाती है और मेरी अम्मा बहन का साथ देती थी। उसकी वालिदा फ़ौत हो गई हैं, ठीक है? तो अम्मा भी कहती थी हाँ, ये ठीक कह रही है, ठीक है? सो अब देखो ना, मतलब ये सारे के सारे नुकसानात जवान होके तो नहीं हो रहे ना, बचपन से ही हो रहे हैं। बचपन से ही हो रहे हैं। इमेज बिल्डिंग बचपन से हो रही है। आपका जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी है, उस पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए आपकी माँ ने आपकी पैदाइश से पहले एक इमेज बनाया होगा बच्चे का, ठीक है? कि मेरा बच्चा होगा तो ऐसा होगा और मैं उसके साथ ये करूँगी। अब वो इमेज शैटर होता है जब माँ समझती है कि मैं तो पता नहीं कोई हूर की परी हूँ, ठीक है? तो मेरा बच्चा जो बच्ची जो आई है मेरी, या बच्चा जो, अच्छा ख़ास तौर पे ये बेटियों के साथ ज़्यादा होता है।
बेटियों के साथ क्यों होता है? मैं ये बात जो कहना जा रहा हूँ शायद अक्सर लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की। हम अभी भी कुरैश में रह रहे हैं। हम अभी भी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते हैं। ज़िंदा दरगोर करना सिर्फ कत्ल करना फिज़िकल नहीं है, उनका मेंटल ज़िंदा दरगोर ज़्यादा ख़तरनाक है, कि उस बच्ची ने फिर आगे नेशन बनानी है, माँ नस्ल बनना है, चलानी है। नस्ल चलानी है, नस्लें चलानी है, क्योंकि वही फिर वही जहर वो आगे अपनी बच्ची में डालेगी। ठीक है। सो हमारे यहाँ पर मैं ये कहता हूँ हम आज भी कुरैश के ज़माने में रह रहे हैं। ठीक है। हम पहले फ़िज़िकल वो लोग कत्ल कर देते थे। ठीक है। वो मुझे अब साहबी का नाम याद नहीं है, वो कहने लगे कि जब जब हम अपना किस्सा सुना रहे थे ज़माने जाहिलियत का, जैसा मैं अपनी ज़माने जाहिलियत की बात करता हूँ, तो वो कहने लगे कि मैं या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्सा सुना रहे थे। कहते हैं या रसूलल्लाह, जब मैं बच्ची को कब्र में उतार रहा था तो यूँ मेरे सर पे यूँ प्यार से हाथ फेर रही थी उस वक़्त भी। उस मासूम को ये नहीं पता था कि मैं उसको मारने आ रहा हूँ। ठीक है। तो हम आज वही काम उनकी पैदाइश पे शुरू कर देते। सबसे पहला काम क्या होता है? चलो, ओए होए तेरी बच्ची पैदा हुई है, या मेरे पे बच्ची का बोझ आ गया है। ये होता है या नहीं होता? होता है, बहुत होता है। मैंने अपनी बेटी अल्लाह से दुआएं मांग मांग के ली। ठीक है। अब मैं शेल में था, हमारी कंपनी ने ना बुके भिजवाया। जो लाने वाला ड्राइवर था वो हमारा एक बड़ा ही अच्छा, बहुत ही अच्छा इंसान था, पाकिस्तानी था, साबिर उसका नाम था। अब वो बुके और वो मिठाइयाँ लेके जब आया हॉस्पिटल, तो आगे कहता है ये जी सर कंपनी में भेजा आपके लिए, HR डिपार्टमेंट की तरफ से आया। मैं कहा थैंक यू। तो मुझे कहता है वैसे अली भाई कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, बच्चियाँ निमानी होती हैं तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, आपको अल्लाह ने बेटी दी है। मैंने बेगम को भी समझाया अपनी कि यार बेचारे बेगम मेरी कह रही है देखो ना कितना जुल्म हुआ है उनके साथ, उनको बेटी, अब सुनते जाना ये पूरी बात, तो आप जो है बस इंशाल्लाह अगली दफ़ा अल्लाह आपको बेटा भी दे देगा। ठीक है। अरे साबिर साहब, मैंने आपको पता है कि मैंने बेटी अल्लाह से कितनी मांग के ली है? हाँ, मैं यही तो अपनी बीवी को बता रहा था कि अली भाई ऐसे नहीं है। अबे स्टेटमेंट ही चेंज हो स्टेटमेंट गई। चेंज हो गई। तो वो जो स्टैंड लेना है ना हमने, हाँ। ठीक है, वो हमने एज पेरेंट्स लेना है कि मेरी बेटी मेरे लिए मजबूरी नहीं आई है। स्टॉप टेलिंग मी कि आपके घर बच्ची पैदा हुई, ओहो चले मुबारक हो, वैसे अगली दफ़ा शायद बेटा भी हो जाएगा। यार बेटा की अपनी जगह है, बेटी की अपनी जगह है। अच्छा, जब बेटियां पैदा होती हैं तो मुबारक हो ये भी नहीं बोला जाता? वो अगर बोले भी तो साथ अगला जुमला होता है अगली दफ़ा अल्लाह आपको बेटा कोई दे बात देगा, नहीं, अल्लाह बेटा भी दे बेटा देगा। भी दे देगा। ठीक है। भाई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा बेटा दिया अल्लाह ने? अल्लाह ने कुरान में कह दिया तुम में से किसी का बाप नहीं है मर्दों। हम्म। ठीक है ना, मर्दों में किसी का बाप नहीं है, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी नस्ल? वो कहते थे कुफार कि तो आपकी इनकी तो नौजुबिल्ला नस्ल ही नहीं चलेगी। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। वो अबतर हुए कि आप नस्ल सल्लम की नस्ल चली, बेटियों से ही चली। आज हम हज़रत हसन हुसैन के लिए इतना कुछ करते हैं, उनके लिए जाने देने को लोग तैयार हैं, तो वो उनके बेटे थे या बेटी थी जिससे वो नस्ल चली? राइट। सो हम अभी भी ज़माने जाहिलियत जाहिलियत में ऑफ है, कुरैश में हैं। ठीक है। कोई शक और नहीं। सबसे ज़्यादा जुल्म हम बेटियों के साथ करते हैं। तेरा रिश्ता नहीं होगा, तुझे जो है कोई पसंद नहीं करेगा, तेरा शौहर जो है वो तुझसे तंग रहेगा, तू जब उस घर में, मेरी बीवी कई दफ़ा ये कहती है, फिर उसकी लड़ाई होती है, तू जिस घर में जाएगी उस तेरे शौहर में तरस आ रहा है। और मैं कहता हूँ यार क्यों तरस आ रहा है, क्यों ऐसी बात करती हो? अच्छा वो शुगलन कर रही होती है, मैं कहा शुगल भी नहीं करो ये बात। ठीक है। क्योंकि आप हो क्या रहा है कि आप उनके माइंड में, बच्चियों के माइंड में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंस्टॉल कर रहे हैं। वो ये कहता है ना डाउनलोड होता है, ऐप डाउनलोड करो, तो आप एक्चुअली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ऐप बच्चियों के माइंड में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। कि भाई तुमने तो हमेशा, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुमने ही किसी को खुश रखना है, तुम्हें वो खुश रखे ना रखें, तुमने रखना है। तुमने रखना है। अब जब ऐसी बच्ची जाएगी, ऐसी माँ जाएगी, अब मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे से उसने कोर्सेज शुरू किए अपने, तो उसे पहले उसने मास्टर की लाइफ एक मैं कोर्स कराता हूँ वो किया, तो उससे पहले ना उसके सवालात मुझसे क्या था, और माशाल्लाह खुद हाफिज़ा है, आलिमा है, पढ़ाती है। उसके सवाल मुझे क्या थे, सर बच्चों को तो मारना ही होता है ना सर? हाँ सर, वो बेटियाँ जो होती हैं ना उनसे ज़्यादा बेटों की जगह ज़रूरत होती है ना, बेटों की जगह होती है ना। अब ये वो एक आलिमा कह रही है, एक हाफिज़ा कह रही है। ठीक है। मैंने उससे कहा, मैं कहा तुम्हारी तबीयत ठीक है,
सन्नी वो हमें तो हमारे यहाँ ससुराल में भी यही कहा जाता है, हमारे घर में भी ऐसी था कि हमारे भाई को पहले मिलता था, हमें बाद में। मुझे देखो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई लेट्स से एक लिबरल बंदा कितना कितना वो घटिया काम कर रहा है, ठीक है। मसलन एक वो ये सोशल मीडिया पे कभी कभी देखने को मिलती हैं, लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं चीज़ें, तो लंबी दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग साहिबान जो हैं वो नागिन डांस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जायज़ है। लेकिन अगर एक इंसान जो दीन पे चलना चाह रहा है, अगर उससे मुंह से कोई गलत बात निकल गई है तो उस गलत बात के ऊपर आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन नहीं आपने पब्लिकली उसको रिडिक्यूल करना है, ठीक है। कि वो कहेगा यार अच्छा ठीक है, फिर ये दीन भी अपने पास रखो, मैं नहीं करता। और ये टॉक्सिसिटी, हमारी जो टॉक्सिसिटी है हमारी सोसाइटी की, ये सारी की सारी स्टेम आउट हो रही है आपके घर से। हमारे घरों में जो हमारी टॉक्सिसिटी है ना, ठीक है। अच्छा, जब आप बेटी के साथ ये कर रहे हैं तो आप बेटे को क्या समझा रहे हैं कि वो भी अपनी बेटी के साथ ऐसे करेगा? उससे पहले वो अपनी बहन के साथ करेगा, फिर वो अपनी माँ के साथ करेगा, फिर बीवी के साथ फिर करेगा, बीवी के साथ बेटी के करेगा, साथ करेगा, फिर बेटी के साथ करेगा, ठीक है। मैंने जब मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, मेरी बेटी बड़ी है, बेटा उसके बाद था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने कहा बेटे को क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, तो मैंने दोनों को, बेटी बेटे को, दोनों को आईसीसी एकेडमी है उधर दुबई में, मैंने दोनों को आईसीसी एकेडमी में एडमिशन दिलाया। मैंने कहा यार आप दोनों गेम खेलो, जिसका दिल करे। वो बेटी ने 1 महीने के बाद कहा मुझे मज़ा नहीं आया इस गेम में, ये तो क्या है, यूँ बल्ला ही घुमाती रहूँ। अब वो 7 साल की थी और ये मैं ख्याल 6 साल का था, ठीक है। तो मैंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं क्रिकेट खेली, मुझे राइडिंग करा दें। अच्छा, ठीक है। अब राइडिंग में फिर वो माशाल्लाह आगे तक निकल गई, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था, हाँ जी, पाकिस्तान की पहली फीमेल हॉर्स राइडर आर्चर है वो, ज़बरदस्त, ठीक है। माशाल्लाह। तो बात यह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है, अच्छा ये भी ना हो कि आप बेटी के चक्कर में इतने आगे हो जाएं कि बेटों को भूल जाएं। हाँ, ये भी गलत है, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता हाँ, है। वो ओवर, देखो हमारे यहाँ ना हमें चीज़ों की लिमिट्स नहीं आती समझ, हम ओवर कर एक्सट्रीमिस्ट देते होते हैं। हैं, हाँ, कोई चीज़ बैलेंस नहीं हो सकती नहीं उनसे। कर सकते, हाँ, ठीक है। तभी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल व अयाल के साथ बेहतरीन, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ, ठीक है। तो वो बैलेंसिंग का जो एक्ट है, वो एक्ट हमें नहीं समझ आता। सो ये जो सवाल की तरफ वापस आते हुए, अगर कि जो हमारी टॉक्सिसिटी ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ जो टॉक्सिसिटी है, और ये ज़्यादा माएँ करती हैं, माएँ, नानियाँ और दादियाँ, ठीक है। दादियाँ अक्सर कह रही होती हैं तुमने अपनी बच्ची को क्या तमीज़ सिखाया, वो 3 साल की बच्ची है यार, उसको 2 साल की बच्ची क्या तमीज़ सिखानी है आपने। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।